जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का वीडियो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा था और सेकंड पार्ट में प्राग ऐतिहासिक काल के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो भैया, प्राग ऐतिहासिक काल था क्या था? तो प्राग ऐतिहासिक काल में ये बताया गया था जो वहाँ का मानव था वो पढ़ा लिखा नहीं था और वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य भी नहीं प्राप्त हुआ था कि मानव पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा। वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से प्राप्त पता चला था। अब यहाँ पर जो मानव था वो क्या था? इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। जो आद्य ऐतिहासिक काल था भैया, इस समय जो आद्य ऐतिहासिक काल था, इस समय जो मानव लिखता था उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? लिखित साक्ष्य मिले हुए। जो प्राग ऐतिहासिक काल था वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल जब हुआ तो यहाँ पर क्या है भैया, लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं और इस जो लिखित साक्ष्य मिले हुए उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जो इस काल के साक्ष्य है या इस काल की जो जानकारी वो पुरातात्विक साक्ष्य है। इसमें सिंध सभ्यता को रखते हैं। कौन सी सभ्यता रखते हैं? इसमें सिंध सभ्यता को भी रखते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव ने जो लिपि लिखी उसको क्या हुआ है भैया, पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई। इसकी जो जानकारी है भैया वो पुरातात्विक साक्ष्य से ही प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत सिंध सभ्यता को रखते हैं। क्या रखते हैं? इसके अंतर्गत सिंध सभ्यता को रखते हैं। हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जब प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था वहाँ पर जो था भैया, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त था। उस काल में हम लोग पाषाण काल को रखते थे। किसको रखते थे? पाषाण काल को। तो यहाँ पर किस काल को रखते हैं? किसको रखा जाता है? इसमें सिंध सभ्यता को रखा जाता है। तो सिंध सभ्यता क्या है भैया? तो यह सभ्यता सिंध नदी के, कहाँ पे भैया? सिंध नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंध सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध सभ्यता। इस सभ्यता का नाम सिंध सभ्यता क्यों पड़ा? तो ये जो सभ्यता है ये कहाँ पर मिली थी? सिंध नदी पर मिलने के कारण या सिंध नदी के तट पर मिलने के कारण इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं भैया? सिंध सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इस सिंध सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ से हुई थी भैया? हड़प्पा से हुई थी। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध सभ्यता को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है भैया? हड़प्पा सभ्यता। ये जो सिंध सभ्यता है भैया, सिंध नदी के तट पर मिलने के कारण इसको हम लोग सिंध सभ्यता के नाम से जानते हैं और इसकी जानकारी के लिए इसकी खुदाई हड़प्पा से शुरू की गई थी, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर भैया क्या है? सिंध सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया। किस में दिया? जानकारी जो सिंध सभ्यता की जानकारी वो चार्ल्स मैसन ने भैया 1826 ईस्वी में दिया था। किस में दिया था? सिंध सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। फिर क्या है? सिंध सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। जो सिंध सभ्यता का सर्वेक्षण है वो किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। किस सन में? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में सिंध सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। जो सिंध सभ्यता है ये भैया कितने दौर में फैली थी? तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या थी? फैली थी। सिंध सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में किसकी स्थापना की भैया? पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके महानिदेशक
सर जॉन मार्शल थे। क्या थे भैया? जिनके महानिदेशक कौन बनाए गए? सर जॉन मार्शल बनाए गए। सिंध सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। जो सिंध सभ्यता है, या कहा जाए इस सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का क्या किया भैया? नामकरण किया। सिंध सभ्यता की पहली खुदाई, सिंध सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। किसने की भैया? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की भी क्या की थी? खुदाई की थी। इसीलिए कहते हैं सिंध सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंध सभ्यता का जो आकार है वो भैया त्रिभुजाकार है। किस प्रकार है? सिंध सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंध सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सिंध सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी? तो जो सिंध सभ्यता है भैया वो विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। कौन थी? विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास है वो भैया कब? 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक हुआ। जो सिंध सभ्यता है इसका जो विकास था 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक हुआ। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये जो सिंध सभ्यता थी भारत में, ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी इसके बारे में बताया गया है। तो भैया इसकी जो सीमा थी, पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुटका गंगडोर में थी। यहाँ लिखा है जो सिंध सभ्यता है उसकी जो पश्चिमी सीमा थी भैया वो पाकिस्तान में थी। सुटका गंगडोर स्थान दशक नदी के पास में। किस नदी के पास में? दशक नदी के पास में। जो उत्तर में सीमा बनाती थी, उत्तर में जो था भैया, उत्तर में तो ये उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले में चिनाव नदी के पास थी। कहाँ पे थी? उत्तर में कश्मीर में मांडा जिला के चिनाव नदी के पास थी। पूरब में भी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडा नदी के पास तक सीमा बनाती थी। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद प्रवार नदी तक क्या करती थी? ये सीमा बनाती थी। ओके, देखते हैं भी अब सिंध सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंध सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? तो सिंध सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है भैया? सिंध सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कैसा काटती भैया? जो सिंध सभ्यता की सड़कें हैं यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में स्थित है। क्या है भैया? ये पूरब पश्चिम दिशा में थी। जो यहाँ की सिंध सभ्यता की सड़कें थी भैया वो एक दूसरे को समकोण काटती थी। समकोण का मतलब ये है कि जब एक रेखा ऐसी है तो ये एक ऐसी, मतलब एक सड़क इस साइड में जा रही तो एक सड़क इस साइड में, तो ये वाली जो सड़कें हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं समकोण सड़कें काटती तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क क्या होती थी? स्वतः साफ हो जाती। जिससे ये किस दिशा में थी भैया? पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे सड़कें क्या होती थी? स्वतः साफ हो जाती थी। यहाँ की जो नालियाँ थी भैया ढकी हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस सभ्यता की नालियाँ ढकी हुई होती थी तो सिंध सभ्यता की नालियाँ क्या होती थी भैया? ढकी होती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। जो यहाँ सिंध सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो भैया क्या था? कृषि था। इसका व्यापार विदेशों में होता था। जो सिंध सभ्यता था इसका जो व्यापार होता था वो भैया कहाँ होता था? विदेशों में होता था। जैसे किन किन देशों से किस किस वस्तु का व्यापार होता था उसके बारे में पढ़ना। जैसे वस्तुओं का आयात कौन कौन से वस्तुओं का आयात होता था और किस देश से? तो सोना भैया, सोना का जो आयात होता था वो अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से होता था। फिर चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। फिर भैया तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। फिर टीन का जो ईरान से, अफगानिस्तान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। तो ये इतनी वस्तुएं थी जिनका इन देशों के साथ क्या हुआ करता था भैया? सिंध सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। फिर क्या है, इधर दिया गया है सिंध सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा हुआ था भैया? 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग विद्वान में, फिर योद्धा के रूप में, फिर व्यापारी एवं शिल्पकार के रूप में,
और किसमें, श्रमिक के रूप में। टोटल सिंध सभ्यता का जो समाज था वो 4 भागों में बांट दिया गया, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार, चौथा श्रमिक के रूप में। ओके, फिर क्या है, इनका जो समाज था भैया, इनका जो क्या था, समाज मात्र सत्तात्मक था। क्या था भैया, मात्र सत्तात्मक था। मतलब सिंध सभ्यता का जो समाज बटा हुआ था वो मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। क्या नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। या जो लिपि थी, जो सिंध सभ्यता की लिपि थी भैया, वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों का चित्र मिला है। जो सिंध सभ्यता की मोहरें थी उन पर एक सींग वाले जानवरों का क्या मिलता है, चित्र मिलता है। इनकी मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं है। पूछा जाएगा किनकी मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं है, तो सिंध सभ्यता की मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिलता। तो मिलता किसका, एक सिंह वाले जानवर एक का। फिर सिंध सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे भैया, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंध सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंध सभ्यता के लोग हैं वो युद्ध और तलवार से भी परिचित नहीं थे। यहाँ मापतौल के लिए, मतलब सिंध सभ्यता में मापतौल के लिए न्यूनतम जो वाट हुआ करता था वह 16 kg का था भैया। कितने kg का था, 16 kg का। सिंधवासी विश्व में कपास के लिए प्रथम उत्पादक थे। कपास के क्या थे भैया, प्रथम उत्पादक थे। सिंधवासी कपास के क्या थे, विश्व में प्रथम उत्पादक थे। फिर क्या है, सिंध सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था भैया, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। सिंध सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था भैया, व्यापार था। फिर सिंध सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। जो सिंध सभ्यता में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उन पे लाल रंग का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। सिंध सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। जो सिंध सभ्यता के विनाश का जो सबसे बड़ा कारण है भैया, उसे किसे माना जाता था, तो बाढ़ को माना जाता है। सिंध सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता।